मैं जब कराची के कैंट स्टेशन पर उतरा तो मेरी कैफियत कुछ ऐसी थी जैसी शायद अमेरिका दरियाफ्त करने पर कोलंबस की हुई होगी। मैं कई लम्हे तक पुरहजूम प्लेटफार्म पर दम बखुद खड़ा रहा। हालांकि मैं पहली बार कराची नहीं आया था, इससे पहले भी मैं कराची आता रहा था। फ़र्क सिर्फ यह था कि उस वक्त मैं सिर्फ घूमने फिरने या फिर छोटे मोटे कामों से आया करता था, और उस वक्त मुझे ये फिक्र होती थी कि मैं जल्द से जल्द स्टेशन से निकलकर शहर पहुंचूं और महदूद वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सैर व तफरीह में बस करूं। लेकिन अब मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं मुस्तकिल तौर पर कराची में रहने के लिए आया था, इस शहर में जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये किसी को मायूस नहीं लौटाता। किस्मत आजमाई के जैसे मौक़े इस शहर बेकरार में मुयस्सर हैं, ऐसे दुनिया के किसी गोशे में नहीं। मैं भी किस्मत आजमाई के लिए इस शहर में आया था, अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में, बेरोज़गारी की उस लानत से छुटकारा पाने के लिए जिसने गुज़श्ता 1.5 साल से मुझे लोगों की तहक़ीर अमेज़ नज़रों का निशाना बना रखा था। मेरे ज़हन में तरह तरह के अंदेशे और तफक्कुरात जन्म ले रहे थे। क्या मैं खुद को कराची जैसे बड़े शहर के माहौल में हम आहंग कर पाऊँगा? मेरी तालीमी लियाकत और ज़हानत जो मुझे हर इम्तिहान में इम्तियाज़ी कामयाबी दिलाती रही है, क्या नौकरी हासिल करने में भी मेरी मदद कर सकेगी? मेरी वो खुद एतमादी जिस पर मेरे दोस्त हमेशा रश्क किया करते थे, कहीं ऐन मौका पर मुझे धोखा तो नहीं दे जाएगी? इनमें से किसी सवाल का जवाब उस वक्त मेरे पास नहीं था, लेकिन रफ्ता रफ्ता हर सवाल ने अपना जवाब खुद ही तलाश कर लिया। इस मेहरबान शहर ने धीरे धीरे मुझे अपनी फराग आगोश में समो लिया। बेहतर होगा कि मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा पस मंज़र बताता चलूँ। मेरे अब्बू रिटायर पुलिस ऑफिसर इकबाल अहमद ख़ान की ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में आला मकाम हासिल करूँ, लेकिन मेरी अम्मी अपने इकलौते बेटे को किसी किस्म के ख़तरे में डालने को तैयार ना थी। उनका कहना था कि हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन अंदेशों और तशवीश का वो तवील दौर एक बार फिर वापस नहीं आने देंगे जो वो मेरे अब्बू की सर्विस के दौरान में गुजार चुकी है। मेरे अब्बू को मजबूरन उनकी बात मानना पड़ी थी। वैसे भी इन्हें मालूम था कि जिस्मानी तौर पर पुलिस के लिए मौजूद तरीन होने के बावजूद मैं ज़हनी तौर पर यह पेशा इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मसला ये था कि मुझे अब क्या करना चाहिए कि घर का चूल्हा जलता रहे। अब्बू के चंद एकड़ बंजर ज़मीन के टुकड़े और मामूली पेंशन पर हम कब तक इन्हसार कर सकते थे, जबकि मेरी तालीम के सिलसिले में वो अच्छी खासी रकम बतौर कर्ज भी ले चुके थे। चुनांचे मैंने वही किया जो मेरे बस में था, यानी नौकरी के लिए दरबदर फिरना। मैंने अपने छोटे से शहर में दफ्तरी किस्म की नौकरी की तवक्को न होने के बावजूद भी भरपूर कोशिश की और फिर हैदराबाद का रुख किया, लेकिन इस शहर के मानूस गली कूचे भी मायूसी के अलावा मुझे कुछ ना दे सके। फिर मुझे वही करना पड़ा जो पाकिस्तान के हर शहर, कस्बे और गांव का बेरोज़गार नौजवान करने पर मजबूर होता है, यानी रोशनियों के शहर कराची की जानिब हिजरत। मुझे आज तक इल्म नहीं हो सका कि अब्बू जी ने मेरे लिए 10,000 की खतीर रकम का बंदोबस्त कैसे किया था। मुझे कराची के लिए रुख्सत करते वक्त उन्होंने कहा था, दानिश बेटे, तुम्हारे बाप ने शराफत और इज़्ज़त के अलावा कोई सरमाया इकट्ठा नहीं किया है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे इस विरसे की तुम भी हिफाजत करो। कराची बहुत बड़ा शहर है, तुम्हें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग मिलेंगे। ईमानदारी से रोज़ी कमाने में दुश्वारी पेश आने के बाद बेईमानी से दौलत कमाने में तुम्हें बेहद कशिश नज़र आएगी। मेरी इस्तदा है कि तुम इस आजमाइश पर पूरा उतरना। अगर कराची तुम्हें कबूल न करे तो चुपचाप घर लौट आना। हम दोनों मिलकर अपनी बंजर ज़मीन का सीना चीर कर रोज़ी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सदर के एक गलीज़ लेकिन सस्ते से होटल में एक हफ्ता गुजारने के बाद मैं अजमेर नगरी की कच्ची बस्ती में एक छोटा सा मकान किराए पर हासिल करने में कामयाब हो गया। इस दौरान नौकरी की तलाश का सिलसिला जारी रहा। यह अलग बात है कि मुसलसल नाकामी हर जगह मेरा इस्तकबाल करती रही। उस रोज़ भी नौकरी की जुस्तजू में साहिब जाने वाली मिनी बस में सवार हुआ था। मेरी खुशकिस्मती के मेरे मिनी बस में सवार होते एक सीट खाली हो गई, जिस पर मैंने फ़ौरन कब्ज़ा कर लिया। न्यू कराची का तवील चक्कर काट कर मिनी बस नागन चुरंगी पहुंची, जहां से दर्जन भर लोगों का ग्रुप मिनी बस में सवार हुआ। इसके साथ ही मिनी बस में तिल धरने की जगह बाकी न रही। मिनी बस के चलने के बाद मैं एक बार फिर अपने ख्यालों में गुम होने वाला था कि अचानक एक अजीबोगरीब मंजर ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मिनी बस के पिछले गेट के करीब खड़ा एक खुशशक्ल सा नौजवान नहायत सफाई और महारत से अपने पहलू में मुझे शख्स की बगली जेब में हाथ डाले खड़ा था। ज़बरदस्त भीड़ के बाइस इसकी हरकत किसी के नज़र में आने का इम्कान न होने के बराबर था। मैं वो वाहिद फ़र्द था जिसके लिए किसी हद तक ये कार्रवाई देखना मुमकिन था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार करूं। तब इस नौजवान का हाथ अपने शिकार की जेब से बरामद हुआ। मैंने सुर्ख नोटों की झलक देखी। कार्रवाई मुकम्मल करते ही जेब कुतरे ने मिनी बस से उतरने के लिए अकबी दरवाजे की समत कदम बढ़ा दिए।
अचानक मुझे होश सा आ गया। अरे पकड़ो इसे, जेब काट कर भाग रहा है ये। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। मिनी बस में यकलख्त बेचैनी और इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। कौन है, पकड़ो, जानने ना पाए, किसकी जेब काटी है? कई आवाज़ें एक साथ बुलंद हुई। जेब कुतरे का चेहरा फक हो गया। तब तक वो मिनी बस के पिछले गेट के करीब पहुंच चुका था और मुंतज़िर था कि मिनी बस की रफ्तार कम होते ही छलांग लगा दे। इसे हाथ से निकलता देखकर मैं अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। इसने खूंखार नज़रों से घूरकर मुझे डराने की कोशिश की। इसके घूरने की परवाह किए बगैर मैंने इसके कॉलर अपनी गिरफ्त में ले लिया। सूरत हाल बिगड़ती देखकर इसने पूरी कुव्वत से मेरे पेट में कोहनी मारने की कोशिश की। अगर मैं होशियार न होता तो कोहनी की ज़र मुझे शदीद नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन मैं पहले से तैयार होने के बायस मैंने बासानी खुद को बचा लिया। इसका अगला आवाज़ ज़्यादा वहशियाना क़ुव्वत का हामिल था। बचते बचते भी घोंसा मेरे शाने से टकरा गया। अगर वो घोंसा अपने हदफ यानी मेरे मुंह को पूरी क़ुव्वत से निशाना बनाने में कामयाब हो जाता तो मेरी शक्ल नाकाबिल शनाख्त होकर रह जाती। अब जवाबी हमला नागुज़ीर हो चुका था। मैंने बाएं हाथ के घोंसे लगातार इसकी पसलियों पर दे मारे। इसके हलक से दबी दबी सी चीखें निकली और वो मुज़ाहमत तर करके अचानक मिनी बस के फर्श पर बैठ गया। तब तक मुसाफिरों ने शोर मचाकर मिनी बस रुकवा ली थी और जेब कुतरे का शिकार भी वारदात से वाकिफ़ हो चुका था। वो मोटी मोटी गालियाँ पकता जेब कुतरे की तरफ लपका और इस पर घोंसों लातों की बारिश कर दी। जेब कुतरा कुछ देर तो चुपचाप पिटता रहा, फिर अचानक अपने शिकार के पैरों से लिपट गया। पहलवान जी माफ़ कर दो, बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दो, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पहलवान जी के हाथों और पैरों की हरकत तो थम गई, अलबत्ता गालियों की बौछार बदस्तूर जारी थी। इसका गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। अगर जेब कुतरे के नाक और मुंह से खून न बहता तो शायद इसकी मज़ीद खातिर मदारत करता। इस दौरान जेब कुतरे की कमीज़ के अंदरूनी जेब से अपनी रकम बरामद कर चुका था। इस खबीस को फ़ौरन पुलिस के हवाले कर दे जनाब। करीबन 60 बरस की उम्र के एक साहिब ने मशवरा दिया। ये खबीस न जाने किस किस को बर्बाद कर चुका है। ये सुनकर जेब कुतरे की आहो बका और वावेले में मज़ीद इजाफा हो गया। पहलवान जी ने मशवरा तलब नज़रों से मेरी तरफ देखा। दफ़ा करो जी इसे, पुलिस क्या करेगी इसका? इनकी मदद के बगैर ये बदबख्त इस तरह दिन दिहाड़े वारदात नहीं कर सकता। इतने सस्ते में जान छूटते देखकर जेब कुतरे की जान में जान आई। वो तेज़ी से गेट की जानिब बढ़ा। जो गेट पर पहुंचा, पहलवान जी ने इसकी पुश्त पर एक ज़ोरदार किक लगाई। वो धनाम से मुंह के बल गिर पड़ा, लेकिन अगले लम्हे वो उठा और अंधाधुंध एक तरफ दौड़ लगा दी। इसकी बदहवासी पर तमाम लोगों ने ज़बरदस्त कहका लगाया। मिनी बस हरकत में आते ही मैं अपनी सीट पर आ गया। पहलवान जी अपनी जगह वापस जाने के बजाय मेरे पास ही खड़े हो गए। मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ नौजवान, तुमने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। इसमें शुक्र की कोई बात नहीं भाई साहिब, बस इत्तेफाक की बात है कि मेरी नज़र उस पर पड़ गई, वरना वो तो अपना काम कर गुजरा था। मैंने इनकिसार से कहा, कुछ भी हो भाई, आखिर तुम ना होते तो आज मैं कई महीनों की कमाई से महरूम हो जाता। पहलवान जी का असल नाम सलाहुद्दीन था। उसका कहना था कि वो मुस्तकिल तो नहीं, अलबत्ता आर्जी नोयत का काम मुझे ज़रूर दिला सकता है। हाथ पाँव के मजबूत हो, कद भी अच्छा है। मैं सिफारिश करूंगा कि तुम करामत साहिब तुम्हें अपनी फिल्म में कोई छोटा मोटा रोल ज़रूर देंगे। मेरी कोशिश होगी कि तुम्हें किसी और फिल्म में भी काम दिला सकूं। इब्तिदा में तो तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, अलबत्ता डायरेक्टर को तुम्हारा काम पसंद आ गया तो वो बड़ा रोल भी दे सकता है। सलाहुद्दीन के इसरार पर मुझे हामी भरना पड़ी। बेकारी से बेगार भली, फिल्मों में अदाकारी से लगाव ना सही, नफरत भी ना थी। हैदराबाद में क़याम के दौरान हर हफ्ते ना सही महीने डेढ़ महीने में क्लास फेलोज़ के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बनता रहता था। ये अलग बात है कि मेरा पहला इंतखाब इंग्लिश फिल्में हुआ करती थी। पाकिस्तानी फिल्में मुझे बेहद सतही और गैर मेरी महसूस हुआ करती थी, और अब मैं एक ऐसी सतही और गैर मेरी फिल्म में काम करने वाला था जिसके डायरेक्टर का नाम भी मेरे लिए अजनबी था, जबकि मेरा किरदार भी हीरो का नहीं बल्कि उसके चमचे या फिर शायद विलन की टोली में शामिल पिटने के माहिर मामूली करिंदे का होता। वेस्टर्न स्टूडियोज़ के करीब पहुंचकर मैं सलाहुद्दीन के हमरा मिनी बस से उतर आया। स्टूडियो में खिलाफतों को खासी चहल पहल नज़र आ रही थी। सलाहुद्दीन ने बताया कि गुज़श्ता साल भर के दौरान छोटे बजट की 3 फिल्में लगातार कामयाब होने के बाद कराची की उजड़ती फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर ज़िंदगी की लहर दौड़ गई है। इस वक्त सिर्फ ईस्टर्न स्टूडियो में 6 फिल्में ज़ेरे तकमील है, जबकि दर्जन भर फिल्मों का बहुत जल्द आगाज़ होने वाला है। करामत साहिब मिजाज के ज़रा तेज़ हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे दौर में रियाज शाहिद और हसन तारिक जैसे बड़े डायरेक्टरों के साथ काम कर चुके हैं। कई साल की गोशा नशीनी तर्क करके कुछ ही दिन पहले फिल्मी दुनिया की तरफ वापस लौटे हैं। सलाहुद्दीन नहायत जोशो खरोश से सब कुछ बता रहा था। मैंने कोशिश की कि मेरे अंदाज से अदम दिलचस्पी जाहिर ना हो, और मैं अपनी सी इस कोशिश में खासी हद तक कामयाब रहा। करामत अली खान में तोक़ों के बरक्स खासी साफ़ सुथरी और नफीस शख्सियत का मालिक साबित हुआ। सलाहुद्दीन ने मेरा तारुफ कराया।
तब तक करामत अली मेरा सर से पैर तक बगौर जायज़ा ले चुका था। इसके हाथ के इशारे से सलाहुद्दीन को खामोश होने का इशारा किया। चल लम्हों तक कुछ सोचा और फिर कागज़ के एक टुकड़े पर चंद लफ्ज़ लिखकर मेरे हाथ में थमा दिए। ज़रा बुलंद आवाज़ में ये मकालमे बोल कर दिखाओ। इन दोनों मुकालमों में से एक मुमानवी था, जबकि दूसरे में गुस्से का इजहार किया गया था। चंद बार ज़हन में दोहराने के बाद मैंने दोनों मुकालमे बुलंद आवाज़ में अदा कर डाले। किसी किस्म का तजर्बा न होने के बावजूद मैंने कोशिश की थी कि मुकालमे बोलते हुए मेरा लहजा मुकालमे के मिजाज के मुताबिक हो। करामत अली ने मेरी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ गौर से सुना। अच्छा है, प्रैक्टिस करने से और अच्छा हो जाएगा, इसने पुरस्कून लहजे में कहा। सलाहुद्दीन ने पुरजोश अंदाज में मेरा शाना थपक कर मुबारकबाद देने की कोशिश की, लेकिन करामत अली ने एक बार फिर हाथ के इशारे से इसे खामोश रहने की हिदायत की। बड़े तवक्कुह के बाद करामत अली ने बराह रास्त मुझे मुखातिब किया। मेरी ये फ़िल्म मशहूर रोमानवी दास्तान पर मबनी है। फ़र्क सिर्फ यह है कि इस फिल्म में कदीम के बजाय जदीद दौर दिखाया जाएगा। मैं जानता हूँ कि इस आइडिया पर पहले भी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन मेरी ये फ़िल्म हर लिहाज से मुनफरिद होगी। फिल्म के मरकज़ी किरदारों यानी हीरो हीरोइन के तौर पर शर्जील खान और रख्शी का इंतखाब हो चुका है। मेरे ख्याल में हीर और रांझा के रूप में ये दोनों खूब जचेंगे। मेरा इरादा था कि साइड हीरो यानी मुराद बलोच के किरदार के लिए रोशन नसीर को साइन कर लूँगा, लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि तुम इस किरदार के ज़्यादा मौजूर होगे, क्योंकि तुम किरदार की डिमांड के ऐन मुताबिक खुश शक्ल और वर्जिशी जिस्म के मालिक भी हो, जबकि तुम्हारी उम्र भी ज़्यादा नहीं। उम्र तो रोशन की भी ज़्यादा नहीं, लेकिन इसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म की करख्तगी है जिसे एक्शन फिल्मों में तो कामयाबी दिला सकती है। तमाम रोमांटिक किरदारों के लिए मैं इसे मौजू नहीं समझता। मैं इसे कोई और रोल दे दूँगा। इस किरदार के लिए तुम्हें 15,000 रुपये मुआवजा मिलेगा। बोले मंजूर है। मेरे जवाब देने से पहले ही सलाहुद्दीन ने मुबारकबाद का शोर मचा दिया। देखते देखते करामत अली खान का दफ्तर लोगों से खचाखच भर गया। सब मुझे मुबारकबाद देने के साथ साथ करामत अली खान की निगाहें इंतखाब की दाद भी दे रहे थे। अचानक वो लोग मुझे भूल कर कमरे में दाखिल होने वाली हसीन लड़की की जानिब मुतवज्जो हो गए। वो चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था। चंद ही माह पहले ज़ेबी नामी इस नवारी ज़िवान की पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिसे खासी बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। फिल्म में ज़ेबी की परफॉर्मेंस भी पसंद की गई थी। इसके बाद ज़ेबी दोबारा खबरों में नहीं आई थी। इसकी आमद से ज़ाहिर होता था कि वो बदस्तूर फिल्मों में काम कर रही थी। अकरम, इस ज़ेबी के लिए कुर्सी मुहैया करो और फालतू लोगों से ऑफिस खाली कराओ। दानिश इकबाल की फिल्म में एंट्री की मिठाई लेके कल का इंतज़ार करो। अब जाओ, अपना काम करो। करामत की सख्त लहजे और कड़ी नज़रों के बायस भीड़ छटने में ज़्यादा देर न लगी। इस बार ज़ेबी तमाम सूरत हाल से बेनियाजी के आलम में ऑफिस की दीवार पर चस्पा मुख्तलिफ तस्वीर का जायज़ा लेती रही। करामत अली की मुदाखलत ने इसे बुरी तरह चुका दिया। मैंने दानिश इकबाल को मुराद बलोच के किरदार के लिए साइन कर लिया है और दानिश मियाँ मेरी फिल्म में सहती यानी मुराद बलोच की महबूबा का किरदार अदा कर रही है। मुझे उम्मीद है तुम दोनों की जोड़ी पसंद की जाएगी। लेकिन मुराद बलोच के किरदार के लिए तो आप रोशन नसीर को लेने वाले थे। ज़ेबी ने जल्दी से पूछा। करामत अली ने इनकार में गर्दन हिला दी। रोशन को तो मैं कोई और रोल दे दूंगा। रांझे के बड़े भाई और सीधे खिड़े के रोल में भी अभी तक किसी को साइन नहीं किया है। करामत अली के आखिरी अल्फाज अभी होंठों पर ही थे कि अचानक कमरे के दरवाजे पर भारी भरकम कदमों की आहट सुनाई दी। कमरे में दाखिल होने वाले नौजवान का कद तो मेरे बराबर रहा होगा, अलबत्ता वक्त की खारदार पंजों ने इसके चेहरे पर वक्त से पहले ही खराशें डाल दी थी। इसके घुटे हुए जिस्म से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वर्जिश इसकी ज़िंदगी के मामूलात में अहम मकाम रखती थी। वो लंबे लंबे ढक भरता सीधा करामत अली के रूबरू खड़ा हुआ। करामत उस्ताद, मैंने सुना है कि तुमने मुराद बलोच के रोल के लिए किसी नए बंदे को मुंतखब कर लिया है। तुमने सही सुना है रोशन, यह है वो नौजवान जो मेरी फिल्म में मुराद बलोच के किरदार करेगा। रोशन ने पलट कर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में चमकती नफरत और हकारत मुझसे पोशीदा न रही, ताहम इसने अपने जज्बात जाहिर नहीं होने दिए। मुबारक हो जवान, करामत उस्ताद ने तुम्हारी ज़िंदगी की पहली फिल्म में तुम्हें साइड हीरो का किरदार दे दिया है। मुझे इसका मुसाफिर के लिए बड़ा हुआ हाथ थामना पड़ा। हमें तो छोटे मोटे रोल हासिल करने के लिए सैकड़ों चक्कर लगाना पड़ते थे। रोशन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ताम इसके हाथ की गिरफ्त मेरे हाथ पर मजबूत से मजबूतर होती जा रही थी। पहले तो मैं समझा कि शायद वो अपनी जिस्मानी कुव्वत से मुझे मरगूब करना चाहता है, लेकिन जल्द ही वाज़ेह हो गया कि इसके इरादे कुछ और हैं। वो मुझे दर्द से बेहाल करके सबके सामने रोने चिल्लाने पर मजबूर कर देना चाहता था। बिलाशुबा इस सूरत हाल में मुझ पर बर्तरी साबित करने की इससे उम्दा कोई तरकीब नहीं हो सकती थी। वाकई इतना ताकतवर था कि किसी भी आम इंसान के हाथ की हड्डियाँ चकनाचूर कर सकता था, लेकिन मसला सिर्फ ये था कि वो अपनी ये ताकत किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि मुझ पर आजमा रहा था। मुझे तो सही याद भी नहीं कि इस किस्म की ज़ोर आजमाई
कि मैं कितने मुकाबले जीत चुका था। जोर लगाते लगाते रोशन का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अच्छे खासे ठंडे मौसम में पेशानी पर पसीने के कतरे चमक उठे, लेकिन रोना चीखना तो दरकिनार, मेरे चेहरे से मुस्कुराहट भी दूर ना हो सकी। हालांकि वो खड़ा होने के नाते मुझसे ज़्यादा उम्दा पोजीशन में था, जबकि कुर्सी पर बैठा होने के बायस पूरी कुव्वत इस्तेमाल करना मेरे लिए मुमकिन ना था। कुछ देर बाद मेरे हाथ पर नसीर की गिरफ्त नरम पड़ने लगी। अब मेरी बारी थी। मेरे हाथ की उंगलियों ने यकलख्त गोया आहनी शिकंजे की शक्ल इख्तियार कर ली। रोशन की आंखों में बेयकीनी और हैरानी के तासुरात उभरे, लेकिन मैं फ़ौरन ही तकलीफ की शिद्दत से इसकी आंखें धुंधलाने लगी। मैं जानता था कि बहुत जल्द इसके हलक से कर्बनाक चीखें बरामद होंगी, लेकिन मैंने उस हद तक जाने की ज़रूरत न समझी और हल्का सा झटका देकर इसका हाथ छोड़ दिया। वो लड़खड़ाने के से अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। 1 मिनट से कम अरसे में जारी रहने वाले इस ड्रामे की शायद किसी को भी खबर न हो सकी थी। रोशन की आंखों में नफरत और हकारत के अलावा हैरत का रंग भी शामिल हो चुका था। उसे शायद खासे अरसे बाद इस तरह की हजीमत बर्दाश्त करना पड़ी थी। वो ज़्यादा देर न रुक सका, अलबत्ता जाते जाते इसने एक तिरछी नज़र मुझ पर डाली। मेरी तंज़ मुस्कुराहट ने यकीनन इसके तन बदन में आग लगा दी होगी। रोशन के जाने के बाद मैंने खुद को एक बार भी कमरे के माहौल की जानिब मुतवज्जो करना चाहा। यकदम मुझ पर एक अजीबोगरीब इंकिशाफ हुआ। ज़ेबी इस तमाम किस्से से भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ होती रही थी। रोशन की इतनी जल्दी रुखसत होने की वजह भी ज़ेबी की तमस्खुर अमेज़ नज़रें ही रही होगी। अलबत्ता मेरे लिए इसकी नज़रों में कुछ और ही रंग झलक रहे थे, हैरत, सताइश और शायद अपनायत। करामत अली फ़ोन पर किसी कारोबारी किस्म की गुफ्तगू में मसरूफ़ था। बात ख़त्म होते उठ खड़ा हुआ। भाई तुम दोनों आपस में गपशप करो, मुझे रुस्तम सेठ के पास खारादर जाना है, मुझे वापसी में कुछ देर हो सकती है। तुम लोग अपने घरों को जाना चाहो तो जा सकते हो। कल सुबह अकबर तुम दोनों को स्क्रिप्ट दे देगा, तुम फ़ौरन ही डायलॉग की प्रैक्टिस शुरू कर देना। करामत अली के जाने के बाद कमरे में कुछ देर मुकम्मल खामोशी रही। फिर आखिर मुझे ही गुफ्तगू की इब्तिदा करना पड़ी। आप अपनी पहली हिट फिल्म के बाद गालिबन पहली बार किसी फिल्म में काम कर रही हैं, जबकि फिल्म इंडस्ट्री की रवायत के मुताबिक तो आपको पहली फिल्म की कामयाबी के बाद कम अज़ कम दर्जन भर फिल्में साइन कर लेनी चाहिए। कि आपको नई फिल्मों की ऑफर्स नहीं हुई हैं? ऑफर्स तो दर्जन भर से ज़ायद हो चुकी हैं। कराची के अलावा लाहौर के फिल्म मेकर्स भी मुझे अपनी फिल्मों में साइन करना चाहते हैं, लेकिन मैं पैसों की खातिर इस फील्ड में नहीं आई हूँ। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मैं इस फील्ड में महज इत्तफाकन आन फंसी हूँ और मुनासिब मौका मिलते ही यहाँ से रुखसत हो जाऊँगी। यही वजह है कि मैं अंधाधुंध फिल्में साइन नहीं की। करामत अली ख़ान की फ़िल्म इसलिए कबूल की है कि इसका मुझे बेहद पसंद आया। वैसे आपने रोशन की तबीयत जिस अंदाज में साफ़ की है वो मेरे लिए सख्त हैरान कुन है। वो छटा हुआ गुंडा है, किसी को खातिर में नहीं लाता। आज की शिकस्त वो तमाम उम्र याद रखेगा। मैंने तो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की थी, खुदा जाने उसने ये हरकत क्यों की। मैंने इनकिसार आमेज़ तेजी में कहा। ज़ेबी के लहजे की मिठास कानों के रास्ते मेरे दिल में उतरती जा रही थी। ज़ेबी के लबों पर मुस्कुराहट गहरी होने लगी। बड़े भोले हैं आप जनाब, आपने इसे फिल्म के अहम रोल से बैठे बैठे महरूम कर दिया है। ऐसे में इसे गुस्सा तो आएगा ना। चले छोड़ें इस तज़किरे को, कुछ अपने बारे में बताएं। आपका कहना है कि आप महज इत्तफाकन फिल्मों की तरफ आ गई हैं, ऐसा क्यों कर हुआ? मेरा सवाल सुनकर वो एकदम खामोश हो गई। उसे शायद मेरा इस हद तक बेतकल्लुफ़ होना अच्छा नहीं लगा था। तब इसके चेहरे पर नागवारी के नहीं बल्कि कशमकश के आसार थे, जैसे वो सोच रही हो कि ये सब कुछ मुझे बताना मुनासिब होगा या नहीं। बिलाखिर वो किसी नतीजे पर पहुँच गई। दानिशाही, मेरा वादा है कि मैं आपको सब कुछ बता दूँगी, मुझे ज़रा सी मोहलत दे दें। फिलहाल ये जान लीजिए कि मेरा ताल्लुक़ कम अज़ कम उस बाज़ार से नहीं है। ओहो, ये मैंने कब कहा? मैंने जल्दी से सफाई पेश करना चाहिए। मैं तो महज वजाहत कर रही हूँ। दरअसल आम तासुर ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होने वाली ज़्यादातर ख़वातीन का ताल्लुक़ उसी बदनाम बस्ती से होता है, और ये बात वैसे गलत भी नहीं। इस इंडस्ट्री के लिए ज़्यादातर खामाल वहीं से आता है। अचानक बज उठने वाली फ़ोन की घंटी ने ज़ेबी को जुमला अधूरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जी कौन? मैं ज़ेबी बात कर रही हूँ। करामत साहिब किसी काम से गए हुए हैं। जी ठीक है, मैं बता दूंगी। कुछ देर बाद ज़ेबी अपना बड़ा सा पर्स संभाले उठ खड़ी हुई। मैं तो अब घर जा रही हूँ। करामत साहिब को वापस आने का तो फिलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आता। मेरे ख्याल में मेरे यहाँ रुकने का भी अब कोई जवाज़ नहीं। कल स्क्रिप्ट मिलने पर ही कोई पेशरफ्त हो सकेगी। आप कहाँ रहते हैं? ज़ेबी के अचानक सवाल ने मुझे गड़बड़ा दिया। मैंने संभलते हुए कहा, फ़िलहाल तो नॉर्थ कराची की ख्वाजा अजमेर नगरी में रहाइश है मेरी। आप चाहें तो मैं आपको नाजिमाबाद पेट्रोल पंप या लियाकताबाद 10 नंबर तक लिफ्ट दे सकती हूँ। मैंने ज़ेबी की पेशकश कबूल कर ली। ज़ेबी की छोटी सी कार तक पहुँचने के लिए हमें अच्छा खासा फासला तय करना पड़ा। मुझे लगा कि स्टूडियो में मौजूद तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ उन दोनों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर की आंखों में मायने फेस चमक थी।
लेकिन जेबी को गालिबन किसी भी किस्म की परवाह नहीं थी। स्टूडियो से लियाकताबाद 10 नंबर तक हम दोनों में खासी बेतकल्लुफ़ी पैदा हो चुकी थी। जेबी ने अपनी फ़िल्म से हासिल हुए तजुर्बात और फिल्म की तकमील के दौरान पेश आने वाले दिलचस्प वाक़यात के बारे में बताया। लियाकताबाद में 10 नंबर पर पहुँचकर हम एक दूसरे को खुदाहाफिज़ कहा और जेबी की कार हसन स्क्वायर की तरफ बढ़ गई। अगला रोज़ खासा बेजारकुन साबित हुआ। मुझे और जेबी को स्क्रिप्ट दे दिया गया। हम दोनों को तमाम दिन अपने डायलॉग रटने पड़े। दोपहर के करीब एक टेलीफोन कॉल ने जेबी को बुरी तरह अपसेट कर दिया। जी आप फ़िलहाल वहीं रुके रहें, मैं आधे घंटे में पहुंचती हूँ। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेबी के मिली चेहरे पर जर्दी झलक रही थी। मैंने इससे सूरत हाल जानना चाहिए। एन इसी वक्त करामत अली भी कमरे में आन पहुंचा। जेबी ने इससे मुख्तलिफ अल्फाज में इजाज़त दी और रुखसत हो गई। कुछ देर बाद करामत अली एक बार भी स्टूडियो से रवाना होने के लिए उठ खड़ा हुआ। मुझे फ़िलहाल फिल्म के प्रोड्यूसर असलम भाई याकूब की पसंद की लोकेशन तलाश करने पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। मैं इसी चक्कर में कराची के मुख्तलिफ हिस्सों की खाक छानता फिर रहा हूँ। इस वक्त भी मुझे लियारी की तरफ जाना है। अगर तुम चाहो तो घर जा सकते हो। ठीक है, अब इंशाल्लाह कल ही मुलाकात होगी, मैंने स्क्रिप्ट खास संभालते हुए कहा और करामत अली के दफ्तर से निकल आया। स्टूडियो के खासे बड़े हिस्से की खाक छाने के बावजूद मैं सलाहुद्दीन तक न पहुँच पाया। वो शायद किसी आउटडोर शूटिंग के लिए जा चुका था। मजबूर में तहना स्टूडियो से बाहर निकल आया। मेरा ज़हन मुसलसल जेबी के मामलात में उलझा हुआ था। जाने किस मुसीबत में गिरफ्तार थी वो। इसका बार बार तंज़ अंदाज में मुस्कुराना साबित करता था कि वो मेरी मौजूदगी से कुछ ज़्यादा खुश ना थी। ईस्टर्न स्टूडियो से न्यू कराची जाने वाली मेरी बस साइड से होकर आती थी, लिहाजा वो पहले ही ठुसा ठुस भरी हुई थी। उस रोज़ वैसे भी कुछ ज़्यादा ही रश नज़र आ रहा था। मैं खासी देर खड़ा रहा, लेकिन किसी भी मिनी बस में दरवाजे से लटकने की भी गुंजाइश नज़र न आई। मेरी झुंझुलाहट और मायूसी अपनी आखिरी हदें छूने लगी कि मुझे मतलूबा रूट की एक और मिनी बस नज़र आई। रश तो उसमें भी कम ना था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस मिनी बस की छत पर लोग सवार थे और फिलहाल छत पर थोड़ी सी गुंजाइश थी। मैं तेज़ रफ्तारी से मिनी बस की जाने बढ़ा, लेकिन मैं ये हकीकत फरामोश कर बैठा कि सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत से लोग नहायत बेचैनी से इस मिनी बस के मुंतज़िर थे, जिनमें से कुछ मुझसे ही ज़्यादा तेज़ रफ्तारी दिखाने के मूड में थे। तहम खासी धक्कम पेल के बाद मैं मिनी बस की छत पर चढ़ने में कामयाब हो गया। मैं बैठने की मुनासिब जगह तलाश कर रहा था कि मिनी बस चल पड़ी। मजबूरन मुझे 3 नौजवानों के ग्रुप के पास तंग सी जगह में फंस कर बैठना पड़ा। अच्छे बेल डोल और खुदरे चेहरों वाले तीनों नौजवान भी इसी स्टॉप से चले थे जहाँ से मैं सवार हुआ था। अलबत्ता एक दूसरे की मदद के बायस वो मुनासिब जगह घेरने में कामयाब हो गए थे और अब वो इस तरह फैल कर बैठे थे गोया किसी तवाइफ के कोठे पर मुजरा सुनने आए थे। ये जानने के बावजूद कि मैं खासी तकलीफ़ की हालत में बैठा हूँ, उन्होंने मेरे लिए जगह बनाने की कतन कोशिश नहीं की थी, बजाय इसके कि इनमें से एक ने नहायत बेतकल्लुफ़ी से अपनी कोहनी मेरी रान पर लटका दी। मैंने कसमसाकर पहलू बदलने की कोशिश की, लेकिन तंग जगह के बायस नाकाम रहा। जवाबन मेरी रान पर कोहनी का दबाव मजीद बढ़ गया। कोहनी की नोक मेरी रान के गोश्त में गड़ी जा रही थी। तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो मैंने इसे घूर कर देखा। वो यूँ जाहिर कर रहा था जैसे अचानक इस पर गहरी नींद का गलबा हो गया था, लेकिन इसकी बारीक मूँछों तले होंठों पर मौजूद मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि वो न सिर्फ जाग रहा था, बल्कि मेरी कैफियत से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहा था। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज़ होने लगी। भाई साहिब बराह करम अपनी कोहनी मेरी रान से हटा लें और अपने सहारे से बैठे। मैंने अपने लहजे में हद्दुल वसी नरमी लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे लहजे की नरमी का बारीक मूँछों वाले पर उल्टा असर हुआ। इसने आंखें खोल दी और खूंखार नज़रों से मुझे घूर कर देखा। क्यों बे, क्या तकलीफ़ है तुझे? क्या बकबक कर रहा है? इसके हक़ारत भरे लहजे ने मेरे तन बदन में आग लगा दी थी, लेकिन खामखा के झगड़े से बचने के लिए मैंने अपना लहजा बदस्तूर नर्म रखते हुए बात ख़त्म करने की कोशिश की। भाई साहिब, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि आपकी कोहनी मेरी रान में बुरी तरह चुभ रही है। मेहरबानी करके अबे इतना ही नाजुक है तो टैक्सी में सफ़र कर। मुसाफिर बसों में नखरे नहीं चलते, समझा कि नहीं? पतली लेकिन करारी आवाज़ वाला वो शख्स उम्र में और कद काठ में बाकी दोनों से ज़्यादा था। अपनी बात ख़त्म करके इसने हक़ारत अमेज़ कहका लगाया। इसके दोनों साथी भी कहके में शरीक हो गए। मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था। मैंने एक झटके से बारीक मूँछ वाले की कोहनी अपनी रान से हटा दी। खामखा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। चुपचाप सफ़र करो और मुझे भी करने दो। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं लेना देना। ओहो, तो नवाब साहिब हमें हुक्म दे रहे हैं। ये चिकना चेहरा हुक्म चलाने को अच्छा नहीं लगता मेरी जान। करारी आवाज़ वाले ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसका हाथ बुरी तरह झटक दिया। मैं एक बार कह रहा हूँ कि अपनी औकात में रहो। मैं तुम लोगों से उलझना नहीं चाहता, वरना वरना क्या बे?
क्या कर लेगा बे तू? इस बार मुझे मुखातिब करने वाला तीसरा शख्स था। इसकी दाढ़ी, मूंछों और सर के बाल बेतरतीबी से बड़े हुए थे। मैं इसे कोई जवाब देने ही वाला था कि वो अचानक मुझ पर झपट पड़ा। हमला इतना गैर मुतवक्को और शदीद था कि चंद लम्हों तक मैं कुछ भी ना कर सका। जब तक मैं संभल पाता, वो मेरे चेहरे और शानों पर कई घोंसे रसीद कर चुका था। इसके दोनों साथी भी हस्बे तौफीक इसका हाथ बटा रहे थे। अचानक मुझे अपनी जुबान पर खून का नमकीन जायका महसूस हुआ। मेरे सामने का दांत होठ में पेवस्त हो चुका था। मैं यकलख्त गोया अपने होशोवास खो बैठा, कबल इसके कि वो एक बार फिर मेरे चेहरे को निशाना बनाता। मेरे दाएं घोंसे की जर्ब इसकी नाक पर पड़ी। वार तो कुछ से ज्यादा कारगर रहा। वो यकदम पीछे हटा और दोनों हाथों से अपनी नाक दबाकर बैठ गया। इसकी नाक से बहने वाला खून उंगलियों के दरमियान से टपक रहा था। अपने साथी की यह हालत देखकर बाकी दोनों लफंगे बेक वक्त मुझ पर टूट पड़े। मैं किसी हद तक तैयार तो था, लेकिन वो दोनों पेशेवर किस्म के फाइटों की तरह झुकाई देकर मुझ पर घोंसे बरसा रहे थे। मैं कोशिश के बावजूद उन्हें कोई कारगर जरब न लगा सका। अलबत्ता इनके घोंसों ने मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ हिला डाला था। अगर छत पर मौजूद दीगर मुसाफिर इन दोनों को काबू न कर लेते तो शायद वो मेरी हड्डी पसली एक कर डालते। इस असला में कुछ मुसाफिरों ने शोर मचाकर मिनी बस भी रुकवा दी थी। मुझे ज़बरदस्ती छत से उतारकर मिनी बस के अंदर भेज दिया गया ताकि झगड़ा खत्म हो सके। मेरी अब तक हालत देखकर एक नौजवान ने मुझे अपनी सीट दे दी। कुमार से जख्म दबाए रखने के बायस होंठों से बहने वाला खून तो बंद हो चुका था, अलबत्ता मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। कुछ मुसाफिरों ने मुझे अस्पताल जाने का मशवरा दिया, लेकिन मैंने सुनी अनसुनी करके अपना सर सामने वाली सीट की पूंछ पर टिका दिया। जो कुछ मुझ पर बीत चुकी थी वो बहुत काफ़ी थी। मजीद तजस्सुस भरी निगाहें बर्दाश्त करना और उल्टे सीधे सवालात के जवाब देना अब मेरे बस में नहीं था। मिनी बस ख्वाजा अजमेर नगरी पहुंचने तक मेरे होशो हवास खासी हद तक बहाल हो चुके थे। कंडक्टर ने बताया कि मुझसे हाथापाई करने वाले तीनों अफराद नाजिम अब्बास 7 नंबर पर ही उतर गए थे। शायद वो अब्बासी शहीद अस्पताल से तिब्बी इमदाद लेना चाहते थे। कंडक्टर ने बताया कि मुझे मुसलसल गंदी गालियां बकते रहे थे और नीचे उतरने का चैलेंज भी देते रहे थे। बस स्टॉप पर उतरकर मैं घर की तरफ रवाना हुआ तो मेरे पांव बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे। घर पहुंचते ही मुंह के बल बिस्तर पर गिर पड़ा। इसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। अगले रोज सुबह हस्बे मामूल मेरी आंख खुली, लेकिन मुझ में करवट बदलने की भी सकत ना थी। जिस्म का जोड़ जोड़ टूटा लग रहा था। चेहरे पर इतनी सूजन थी कि आईने देखने की हिम्मत होती तो शायद खुद को भी ना पहचान पाता। मुझ पर बार बार गुनूदगी सी तारी होने लगती। आंखें बंद होते ही मैं अपने घर पहुंच जाता। अम्मा सर के नीचे हाथ रखकर मुझे बिठा देती। गरम गरम गाढ़े दूध का बड़ा प्याला मेरे होंठों पर लगा देती। 1000 बार कहा है कि खाली पेट मत सोया कर, अल्लाह नाराज होता है। वही तेरी नाराजगी घर वालों से है, खाने पीने से कैसी नाराजगी? चुपचाप पी ले, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। नहीं अम्मा, मैं किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। अबू जी इस बार मुझे अपने साथ हालांकि मवेशी मंडी लेकर नहीं गए। उन्होंने वादा किया था कि मैं छठी जमात में पास हो गया तो वो मुझे नई साइकिल दिलाएंगे। अब तो मैं फर्स्ट पोजीशन लेकर पास हो चुका हूँ, लेकिन अब्बू जी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस तरह की बातें नहीं करते दानिश बेटा। तुम्हें पता है 2 साल से हमारे खेतों में अनाज का एक दाना भी नहीं उग पाया। लाला जीवन राम का पूरे 6,000 रुपये का कर्जा चढ़ गया हम पर। तुम्हारे अब्बू की पेंशन पर तो हमारे घर का खर्च भी नहीं चल सकता ना मेरे बच्चे। अब तू समझदार हो गया है, खामखा की जिद ना कर। तेरे अब्बू 2 भैंसे एक साथ मंडी लेकर गए हैं, ऐसे में तुझे कैसे ले जाते? दुआ करो दोनों भैंसे अच्छे दामों बिक जाए ताकि बनी का कर्ज भी अदा हो जाए और घर के खर्चे में भी कुछ हाथ खुल जाए। तुम फिक्र ना करो, जो ही गंदम या कमाद की फसल कुछ बेहतर हुई, तेरे अब्बू बिन कहे नई साइकिल ला देंगे। अरे ये घंटी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अरे भाई दानिश में उठो, देखो हम तुम्हारे लिए बिल्कुल नई निकोर साइकिल खरीद कर लाए हैं। अब तो हमारा बेटा हमसे नाराज़ नहीं है ना? नहीं अब्बू जी, मैं भला आपसे कैसे नाराज़ हो सकता हूँ? मैंने अपना मुंह अब्बू जी के फराक सीने में छुपा लिया। इनके पसीने की मानूस महक मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। दानिश बेटे, अब बस भी करो, अपने अब्बू को हाथ मुंह तो धोने दो। तुम अपनी साइकिल का मुआयना करो, मैं तुम दोनों के खाना निकालती हूँ। मैंने तुम्हारी पसंद का सूजी का हलवा भी तैयार कर रखा है। ओहो, फिर तो मज़ा आ जाएगा। अब्बू जी आप जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाएं, मुझे शदीद भूख लगी हुई है। बेहोशी और नींद बेहोशी की कैफियत से मेरे बेदार होने की वजह हर बार शदीद भूख हुआ करती थी। गुज़श्ता दोपहर 2 केक पीस और चाय की एक प्याली स्टूडियो की कैंटीन में मुझे नसीब हुई थी। उसके बाद से रोटी का एक लुकमा तक मेरे पेट में नहीं गया था, ना ही आइंदा एक आध दिन में इसका कोई इम्कान नजर आता था। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर खाने पीने का कोई इंतज़ाम कर पाता, और फिलहाल किसी मदद को आने का भी कोई इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। मुझ पर एक बार फिर बेहोशी तारी हो गई।
इस बार बेहोशी का वक्फा कुछ ज़्यादा ही तवील हो गया था। अगर सलाहुद्दीन मुझे होश में न लाता तो शायद मैं इसी आलम में अगले जहान पहुंच जाता। ये तुमने क्या हाल बना रखा है दानिश भाई? क्या हुआ तुम्हें? मैंने सलाहुद्दीन के सवाल का जवाब देना चाहा, लेकिन नकाहत के बायस मेरे हलक से बेमानी आवाज़ों के अलावा कुछ ना निकल सका। ओहो, तुम्हें तो तेज़ बुखार है और ये चोटें। तुम्हें तो फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। खुदा जाने क्या मुसीबत पड़ी है तुम पर। सलाहुद्दीन मुझे टैक्सी में डालकर एक प्राइवेट अस्पताल ले गया। मरहम पट्टी के बाद मुझे ड्रिप लगा दी गई। कुछ ही देर बाद मेरी हालत संभलने लगी। अस्पताल तो खासा महंगा था, ताहम इलाज में वो लोग अच्छा करते थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि फालतू सवाल जवाब के चक्कर में नहीं पड़ते थे। मैं कुछ बोलने के काबिल हुआ तो सलाहुद्दीन को सब कुछ हर्फ ब हर्फ बता दिया। इसकी पेशानी पर परेशानी की लकीरें गहरी होने लगी। लेकिन भाई, तुम्हें ऐसे लोगों को मुंह लगाने की ज़रूरत क्या थी? खाम खा की मुसीबत सर पर आन पड़ी। उधर करामत अली सारा दिन मुझे कोसता रहा कि कैसे गैर जिम्मेदार शख्स को फिल्म में कास्ट करवा दिया। मुझे भी तुम पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि तुम स्टूडियो से बाहर ही फिल्मी शूटिंग की रिहर्सल करते फिर रहे हो। यकीन करो सलाहुद्दीन भाई, लड़ाई में पहल मैंने नहीं की थी। वो लोग तो मुझ पर से झगड़े की ताक में महसूस होते थे। अगर मैं अपना दिफा ना करता तो शायद मुझे जान से मार देते। मुझे तो वो पेशावर कातिल लग रहे थे जिन्हें मेरा पत्ता साफ करने के लिए भेजा गया था। अरे नहीं यार, तुम्हारा कौन सा दुश्मन ऐसा हो सकता है? इसे महज इत्तेफाक ही समझना चाहिए। खराबी किस्मत इस तरह की सूरत पैदा करती रहती है। तुम्हें तन्हा देखते हुए ने शरारत सूझी होगी। अगर तुम चुपचाप इनकी बकवास सुन लेते तो इनकी तुम में दिलचस्पी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती। खैर, मट्टी डालो इस किस्से पर और जल्द अज जल्द ठीक हो जाओ। शर्जील खान अपनी नई फिल्म के प्रीमियर के मौका पर अगले हफ्ते लाहौर से कराची पहुंच रहा है। करामत अली की कोशिश होगी कि रक्षी भी इसके साथ ही कराची आ जाए ताकि फ़िल्म की शूटिंग का बाकायदा आगाज़ हो सके। मैं करामत अली को तुम्हारे बारे में बता दूंगा ताकि तुम्हारी वजह से करामत अली को शिकायत का मौका ना मिल सके। ये बताओ कि अपनी ज़ेबी ने मेरे बारे में, यानी मेरी गैर हाज़िरी के, ओहो, तो जनाब को इस हाल में भी ज़ेबी की फ़िक्र लाहिक लगी हुई है। ये किस्सा क्या है मेरे भाई? कहीं हकीकी ज़िंदगी में तो सैसी और मुराद बलोच की प्रेम कहानी तो शुरू नहीं हो गई? अरे भाई, कहाँ मैं कहाँ वो, मेरा उसका क्या जोड़। उसके उम्दा अखलाक और हमदर्दाना रवैये के बाइस मेरी नज़र में उसकी इज़्ज़त बढ़ गई है। वरना तुम तो उसे नज़र उठाकर देखने के काबिल भी ना थे। इस बात को रहने दो भाई। मैंने तुम्हारी ज़ेबी की नज़रों में भी तुम्हारी दिलचस्पी के आसार देखे थे। वो दोनों तरफ है आग। ओहो, अब समझ में आया असल किस्सा क्या है। तुम ठीक कह रहे हो। वाकई तुम्हें टारगेट बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है ताकि तुम सबक सीख जाओ। और मैं समझ चुका हूँ इस कार्रवाई के पीछे किसका हाथ है। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मैंने शदीद परेशानी के आलम में पूछा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरी तो किसी ज़्यादा जान पहचान भी नहीं। फिर मेरा इतना ख़तरनाक दुश्मन कहाँ से पैदा हो गया? दुश्मन पैदा हो चुका है मेरे भाई। ऐसा दुश्मन जो खूंखार भी है और कीना परवर भी। किसकी बात कर रहे हो? मेरी परेशानी हद से गुजरने लगी थी। साफ बताओ, कौन है वो और क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? रोशन नसीर, वही जिस तुमने फिल्म से आउट करा दिया है। अब वो तुम्हारे खून का प्यासा बन चुका है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें उसकी तरफ से ख़बरदार कर देता तो शायद तुम बेहतर अंदाज में अपना दिफा करने में कामयाब हो जाते। सलाहुद्दीन के लहजे में तशवीश का उनसर बढ़ता जा रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस छोटे से किरदार के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकता है? इस मामले में तो इसे असल कसूरवार करामत अली को समझना चाहिए, जिससे मुझे साइन किया था। मुझे तुम्हारी इस बात में दम नज़र नहीं आता। हो सकता है ये वाकई महज इत्तेफाक रहा हो। बात सिर्फ इसके किरदार तक महदूद नहीं भाई। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि रोशन ज़ेबी पर दिलो जान से आशिक है। इसकी भरपूर कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेबी के करीब रह सके। ये फिल्म स्क्रीन यूँ तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी कि इस फिल्म में वो ज़ेबी के हीरो के तौर पर ज़्यादातर इसके करीब ही रहता। इसे उम्मीद रही होगी कि इस तमाम अरसे के दौरान में वो ज़ेबी का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन तुमने अचानक रंग में भंग डाल दी। चुनांचे रोशन ने तुम्हें मज़ीद मज़ा चिखाने के लिए अपने गुर्गे तुम्हारे पीछे लगा दिए। अच्छा, तो ये बात है। मैंने इसकी बातों का वज़न जांचते हुए कहा। इसका मतलब है मुझे अब बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। वो लोग दोबारा भी मेरा रास्ता रोक सकते हैं। वैसे ये बताओ कि क्या रोशन नसीर वाकई इतना बड़ा बदमाश है कि इस तरह की हरकतें कर सके? वो इससे बड़ी हरकतें कर सकता है। इंडस्ट्री के सभी लोग जानते हैं कि इसके जराइम पेशा अफराद से तल्लुकात हैं। मुझे शक है कि वो मंशियात के धंधे में मुलविस है। अदाकारी के तो महज हिफाजती पर्दे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
मामला अगर वाकई रोशन नसीर का है तो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि करामत अली की फिल्म में काम करने का इरादा तर्क कर दो। शायद इस तरह रोशन तुम पर से अपनी नज़र करम हटा ले। ये तुम क्या कह रहे हो सलाहुद्दीन भाई? तुम खुद ही तो मुझे इस फिल्म में काम दिलवाने के लिए लेकर गए थे, अब खुद ही मना कर रहे हो। मैंने हैरानी से पूछा। हाँ, क्योंकि इसमें तुम्हारी बेहतरी है। ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी और फिल्म में काम दिलवाने की कोशिश कर सकता हूँ। ताहम अब तुम्हें ज़ेबी का नाम तक भूल जाना होगा। अब कभी उससे सामना हो तो यूँ जाहिर करना जैसे तुम उसे पहचानते ही नहीं। इस तरह वो खुद को नज़रअंदाज किए जाने पर खुद ब खुद तुमसे तवज्जो हटा लेगी और ये तुम दोनों के ही हक़ में बेहतर होगा। सलाहुद्दीन के लहजे में शदीद इज़्ज़ाब की झलक थी। वो हकीकतन रोशन नसीर से सख्त खौफज़दा महसूस हो रहा था। वो जिस किस्म के बुज़दिलाना मशवरे दे रहा था वो मेरे मिजाज के कतन ख़िलाफ़ थे। ताहम मैंने इसे टोकने की कोशिश नहीं की। ये वक्त इन बातों का नहीं था। फिर वक्त तो मुझे अपनी शिकस्ता हालत बेहतर होने का इंतज़ार करना था। हस्पताल में एक आध दिन गुजारने के बाद भी मुझे कम अज़ कम 3-4 दिन घर पर गुजारने थे ताकि चेहरे की सूजन और नील दूर हो जाते। उसके बाद कहीं फ़ैसला करने का मरहला आता कि मुझे अब क्या करना है। रोशन नसीर से पंजा आजमाई का तो कोई जवाज़ ही नहीं था। अगर वो ज़ेबी पर अपना हक़ समझता है तो वो उसे मुबारक, मुझे उनसे क्या लेना देना। जहाँ तक फ़िल्मों में अदाकारी का ताल्लुक़ है तो इससे तो पहले भी मुझे कोई दिलचस्पी ना थी। मसला सिर्फ रोज़गारी का है ना कोई तो इंतज़ाम हो ही जाएगा। अचानक मेरे ज़हन में एक सवाल उभरा। मेरे शूटिंग पर न पहुंचने पर ज़ेबी के क्या तासुरात थे। ज़ेबी वो भी आज शूटिंग पर नहीं आई थी, इसलिए तो करामत अली को ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कई बार ज़ेबी के घर फ़ोन किया लेकिन वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये लगता था कि जैसे ज़ेबी को अचानक कहीं जाना पड़ गया। सलाहुद्दीन के अल्फाज मेरी समात पर बिजली बनकर गिरे। ज़ेबी घर से गायब थी अचानक बग़ैर किसी इत्तला के। सलाहुद्दीन भाई, डॉक्टर को बुलाकर कहो कि ट्रिप हटा दे। हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। मुझे फ़ैसले तक पहुँचने में चंद लम्हे भी ना लगे। लेकिन क्यों कहाँ? सलाहुद्दीन ने पूछना चाहा लेकिन मैंने इसकी बात काट दी। ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है भाई। ज़ेबी की ज़िंदगी चीज़ ख़तरे में है। हमें अभी फ़ौरन उसके पास पहुँचना है। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, ये दास्तान अभी जारी है। बक़िया वाक़यात अगली किस्त में।